नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर जितेंद्र नारखेड़े। साउंड ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स, मतलब जो लॉज और प्रिंसिपल अप्लाइड मैकेनिक्स के लिए है, जिसके ऊपर ये पूरा सब्जेक्ट डिपेंड करता है, वो जो लॉज है वो आज हम देखने वाले हैं। तो उसमें बेसिकली द सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स और यू कैन से द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। तो उसमें कौन से प्रिंसिपल यूज करते हैं, इसके नाम आपके सामने हैं। सो नंबर फर्स्ट इज अ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। नंबर सेकेंड इज अ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। नंबर थर्ड इज अ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अभी ये जो न्यूटन्स लॉ है, इसमें फर्स्ट लॉ आता है, इसमें सेकेंड लॉ आएगा और इसमें थर्ड लॉ भी आएगा। तो अभी आज के सेशन में हम न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे। वो फर्स्ट लॉ के बारे में क्यों बात करेंगे, वो आपके जब मैं फर्स्ट लॉ हम स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो सारे जो प्रिंसिपल्स है, ये प्रिंसिपल के ऊपर जो सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स वो डिपेंड करता है। ये प्रिंसिपल यूज करके जो फोर्सेस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने अप्लाइड मैकेनिक्स का डेफिनेशन देखा था, अ स्टडी ऑफ ऑल द प्रिंसिपल्स एंड लॉज यूज फॉर फाइंडिंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। मतलब जो सारे प्रिंसिपल्स और लॉ दिए हैं जिससे हम बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस फाइंड आउट करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं, तो उसे हम कहते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स के डेफिनेशन में हमने क्या देखा था, मैकेनिक्स मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है या मोशन कंडीशन में है, मूविंग कंडीशन में है, तो उसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं, उसका स्टडी हम मैकेनिक्स में करते हैं। और वो फोर्सेस मैकेनिक्स में जो फाइंड आउट करने पड़ते हैं फोर्सेस, वो फोर्सेस फाइंड आउट करने के लिए हमें ये कुछ प्रिंसिपल्स और लॉज दिए हैं, जो कि उससे बनता है अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये जो सारे लॉज है ये हम आज देखने वाले हैं। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये 3 प्रिंसिपल्स के बारे में। तो जिसमें पहला होने वाला है ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स है, ये हम जब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने पिछले वीडियो मिस कर दिए हैं तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हो, या सेम वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, आप वहाँ पे भी जाके वो वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए हम अभी अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो पहला जो टॉपिक है, जो बेसिक प्रिंसिपल आज हम देखने वाले हैं, उसमें हम पहले देखेंगे लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है और प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है। तो जैसे मान लीजिए अभी एक बॉडी है, कोई भी एक हेवी बॉडी आप कंसिडर करिए। तो अगर आपको वो बॉडी की पोजीशन चेंज करनी है तो आप नॉर्मली क्या करते हो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में फोर्स के बारे में पढ़ा था। फोर्स मतलब एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब आप या तो वो बॉडी को पुश करोगे या फिर उसको पुल करोगे, या तो आप उसको खींचोगे या तो आप उसको ढकेलोगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं फोर्स लगाना या फिर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इसे हम कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको पूछा कि आपको अगर पोजीशन चेंज करना है तो या तो आप उसको पुश करोगे या फिर उसको आप पुल करोगे। तो पुश करना और पुल करना मतलब जो भी आप XYZ बॉडी होगी उसको अगर आप पुश करते हो, पुल करते हो, तो इसका मतलब है आप उसके ऊपर सेम फोर्स अप्लाई करते हो। आप उसको चाहे पुश करो, आप उसको चाहे पुल करो। ठीक है, तो ये कैसे है ये हम समझते हैं। तो जैसे आपके सामने ये 3 डायग्राम बनी हुई है, इसमें जो A है पहली, दूसरा है B और तीसरा है C। तो इसमें ये जो बॉडी है इसे हम कहेंगे रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। ठीक है, तो ये रिजिड बॉडी पे हमने फोर्स एक्ट किया, जो फोर्स F है वो हमने एक्ट किया, मान लीजिए पॉइंट A पे एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस तरह से है।
ठीक है, तो ये पॉइंट ए के ऊपर एक्ट हो रहा है। और अगर ये कहूं कि ये सेम जो फोर्स F है वो पॉइंट बी पे एक्ट होगा, या फिर ये सेम फोर्स पॉइंट सी पे एक्ट होगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप ये डायग्राम ए कंसिडर करोगे तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये पुश फोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये पुल फोर्स है, बराबर है। तो ये पुश हो गया और ये पुल हो गया। तो दोनों सिचुएशन में मतलब आप चाहे फोर्स ये पॉइंट पे अप्लाई करो, या फिर ये पॉइंट पे अप्लाई करो, या फिर आप इस पॉइंट पे अप्लाई करो, जहां पे भी आप अप्लाई करोगे, अगर लाइन ऑफ एक्शन फोर्स की सेम है तो बॉडी में होने वाले इफेक्ट भी सेम होंगे। मतलब अगर आप यहां से पुश करते हो और पॉइंट ए के ऊपर अगर फोर्स एक्ट करते हो तो बॉडी आगे की तरफ ही जाएगी। अगर आप ये सेम फोर्स F जो है वो पॉइंट बी पे आप अगर अप्लाई करते हो तो फिर भी बॉडी आगे की तरफ ही जाएगी, क्योंकि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। और अगर आप ये सेम फोर्स है, ये फोर्स आप अगर सी पॉइंट के ऊपर एक्ट करते हो या फिर अप्लाई करते हो तो फिर भी ये बॉडी आगे की तरफ ही जाएगी, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज सेम। तो इसका मतलब ये हुआ, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से हमें क्या पता चलता है कि अगर हम XYZ अगर बॉडी हम कंसिडर करें, अगर हम कोई भी रिजिड बॉडी हम कंसिडर करें, अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम होगा तो आप फोर्स किसी भी पॉइंट पे अगर आप बॉडी पे अप्लाई करोगे तो बॉडी में सेम इफेक्ट ही जनरेट होंगे, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो चलिए हम बाय डेफिनेशन हम देखते हैं। द लॉ स्टेट दैट इफ अ फोर्स एक्ट अ पॉइंट ऑन अ रिजिड बॉडी, इट इज अज्यूम्ड दैट टू एक्ट at any other point on the same line of action of the force within same body। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फोर्स का डायरेक्शन मतलब फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम है तो बॉडी में आने वाले इफेक्ट जो है वो सेम ही होंगे, चाहे आप उसे पॉइंट ए पे अप्लाई करो, चाहे आप उसे पॉइंट बी पे अप्लाई करो, या फिर आप उसे सी पे अप्लाई करो, ठीक है। तो इस तरह से आपको लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी को समझना है। अभी ये तो हमने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन देख लिया। अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक जैसे यहाँ पे मैं एक ये स्लोपी एरिया है, मतलब यहाँ पे एक ढलान है, और आपको ये जो दो बॉक्सेस है, मतलब ये एक ही बॉक्स कंसिडर करेंगे, ये जो एक बॉक्स है जो बहुत हेवी बॉक्स है, ये आपको ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, आप फोर्स कैसे अप्लाई कर सकते हो इस पे, या तो आप इसको पीछे से ढकेल सकते हो मतलब पुश कर सकते हो, या तो आप इसको पुल कर सकते हो मतलब खींच सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पे आपने इसको पुश किया या फिर आपने इसको पुल किया, बट ये जो बॉक्स है ये अल्टीमेटली आगे ही जाने वाला है। मतलब आप अगर इसको पुश भी करोगे तो ये आगे जाएगा, अगर पुल भी करोगे तो ये आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो सेम है। तो इस तरह से आपको ये ट्रांसमिसिबिलिटी का जो लॉ है, प्रिंसिपल है, वो समझना है। अगर लाइन ऑफ एक्शन आपका सेम होगा तो बॉडी में आने वाले इफेक्ट भी सेम होंगे, चाहे आप उसको यहां पे अप्लाई करो, यहां पे अप्लाई करो, या फिर आप उसको यहां पे अप्लाई कीजिए। तो इस तरह से आपको समझना है। अभी और अगर इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूं जो आपने देखा होगा पर आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा, तो जैसे आप हमेशा ट्रेन से सफर करते हो, तो जब भी आप ट्रेन में जाते हो, अगर ट्रेन को अगर कोई घाट का एरिया है, अगर वो उसको अगर ट्रैवल करना होता है, कवर करना होता है, तो उस सिचुएशन में जो ट्रेन को है, मतलब जो बोगीज है, उसको डबल इंजन लगता है। तो जैसे मान लीजिए ये दो बोगीज है, ये एक है, ये है, और ये एक है, ये तीन बोगीज हमने बना लिए और यहां पे इंजन लगा दिया आगे, ये जो है वो ये इंजन होगा, ठीक है। तो ये इंजन क्या करने वाला है, ये उसको आगे खींचेगा, मतलब फोर्स अप्लाई करेगा। अभी ये जो सेम इंजन है, अगर ये हमने पीछे से यहां से पीछे से लगा दिया, मान लीजिए हमने यहां से इसको कनेक्ट कर दिया, ये इंजन है, ठीक है। तो ये इंजन भी क्या करने वाला है, ये जो बोगीज है
इसको वो आगे ही ढकेलने वाला है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो अगर आप ये इंजन आगे लगाओ या फिर आप इंजन पीछे लगाओ, या फिर आप दोनों आगे लगाओ या फिर आप आगे पीछे लगाओ, तो सारे कंडीशन में, सारी सिचुएशन में आपका जो बॉडी है वो आगे ही जाएगी, क्योंकि आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो सेम है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये समझना है। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हमें क्या सिखाता है कि अगर हम कोई XYZ बॉडी अगर है, उसके ऊपर हम चाहे किसी भी पॉइंट पे फोर्स एक्ट करें, बट अगर वो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो बॉडी में आने वाले जो चेंजेस है, मतलब जो इफेक्ट होने वाले हैं फोर्स की वजह से, वो सेम ही होंगे। ये हमें लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से पता चलता है। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है अभी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अभी जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसमें 3 लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो हम आज जो बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, बट ओनली टॉकिंग अबाउट द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो हम क्यों बस फर्स्ट लॉ के बारे में बात करने वाले हैं? तो ये जो फोर्स कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही आया है, इसलिए हम आज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ही बारे में बस बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है वो हम पहले देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर हम जब तक किसी बॉडी पे एक्सटर्नल एजेंसी मतलब पुश या पुल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो जो बॉडी होगी वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मतलब वो उसका पोजीशन चेंज नहीं करेगी जब तक हम उसे बाहर से कुछ उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं, मान लीजिए पुल या फिर उसको पुश अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल एजेंसी, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्सटर्नल एजेंसी है फोर्स। दिस एक्सटर्नल एजेंसी इज कॉल्ड एज अ फोर्स। बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल एजेंसी, बॉडी कैन चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, राइट। सो ये हमने लास्ट लेक्चर में फोर्स के बारे में पढ़ा था। तो मान लीजिए अगर ये एक बॉडी है, इस तरह से एक बॉडी है, रिजिड बॉडी, ठीक है, इसका मास मान लीजिए होगा m1, ठीक है। तो ये बॉडी की अगर मुझे पोजीशन चेंज करनी है, अगर ये पॉइंट ए पे है, अगर मुझे इसको बी पे पहुंचाना है, तो ये अपने आप तो नहीं पहुंच सकती। तो इसके लिए इसको पॉइंट ए से बी तक पहुंचाने के लिए या फिर इसका पोजीशन चेंज करने के लिए, जब तक हम ये बॉडी पे कोई फोर्स या फिर कोई एक्सटर्नल एजेंसी, या फिर आप इसको बोल सकते हो अगर आप इसको पुश या फिर आप इसको पुल नहीं करते, तब तक ये इसका पोजीशन चेंज नहीं करेगी। तो ये जो फोर्स जो कॉन्सेप्ट है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही आया है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में ये जो एक्सटर्नल एजेंसी यूज किया है वर्ड, इसका मतलब होता है फोर्स, राइट। सो इस तरह से आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझना है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट लॉ के ऊपर चलते हैं, जो अपना लास्ट पॉइंट होने वाला है। तो अभी इसमें हमें समझना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलिए हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पहले समझते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझने से पहले हमें ग्रेविटी को समझना पड़ेगा। तो ग्रेविटी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या होता है? अगर दो बॉडीज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती है तो जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम इसको इस तरीके से कहते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। तो इस तरह से आपको ग्रेविटी को समझना है। अभी चलिए हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझते हैं। तो इसमें अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, the force of attraction between any two bodies in the universe is directly proportional to the product of their masses and universally proportional to the square of the distance between them। तो आपके सामने जो डायग्राम है, इसमें आपको दो बॉडीज दी है। यहाँ पे है ये बॉडी नंबर 1 और ये है बॉडी नंबर 2। ये जो बॉडी नंबर 1 है इसका मास है m1, ये जो सिचुएटेड है एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, और ये जो बॉडी नंबर 2 है इसका मास है m2, इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो जैसे, और ये जो F1 और F2 है ये है फोर्सेस ऑन बॉडी। तो जैसे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एनी टू बॉडी
in the universe is directly proportional to the product of their masses and universally proportional to the square of the distance between them। तो ये जो दो बॉडी का जो डिस्टेंस है, इनके जो सेंटर में जो डिस्टेंस है वो है r, ठीक है। और ये जो a1 और a2 है, ये a1 है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी 1 एंड a2 इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी 2। सो अगर हम डेफिनेशन बाय डेफिनेशन अगर हम जाते हैं तो हम ये फोर्स जो F1 और F2 बॉडी के ऊपर लगने वाला है, जिस फोर्स की वजह से वो बॉडी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, वो फोर्स हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन F1 यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अभी आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लिखा है, ये डेफिनेशन में ही आपको दिया है। देखिए आप डेफिनेशन ठीक से पढ़िए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन अ यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो हमने इधर क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस मतलब m1 इंटू m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये दो जो मास हो गए एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने वाले, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर। सो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू मासेस इज r, सो हियर r स्क्वायर इज देयर एंड दिस g इज अ ग्रेविटी कांस्टेंट, इसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये जो दोनों बॉडी पे लगने वाले जो फोर्स है वो दोनों फोर्स सेम होंगे, तो हम इसे इस तरह से कह सकते हैं इज इक्वल टू F2 ऑल्सो, राइट। तो जैसे अभी देखिए, मान लीजिए अभी हमें और फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास और एक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो फोर्स वी कैन कैलकुलेट ऑल्सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज द मास ऑफ बॉडी इनटू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी। तो जैसे अगर मैं F1 उस फॉर्मूला या फिर उस डेफिनेशन से अगर मैं जाता हूं और F1 का फॉर्मूला लिखता हूं, तो यहां पे आता है m1 इंटू a1। सो m1 इज अ मास प्रोड्यूस, सॉरी m1 इज अ मास ऑफ बॉडी and a1 is the acceleration produced in a body. So this is about the body number first. Now what about body number second? Again we can write like this. So F2 is equal to m2, that is mass of second body, into a2, that is acceleration produced in a second body. So हम इस तरह से ये दोनों फॉर्मूले लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम ये दोनों फॉर्मूले इक्वेट करते हैं, अगर हम इनको इक्वल करते हैं, ये जो हमने पहला ये ऊपर फॉर्मूला लिखा ये और ये अगर हम इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए। तो जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं F1 इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू m1 a1, ठीक है। तो ये जो m1 है और ये m1 है ये कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, a1 इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू g, ठीक है। तो ये हमें पहला, और अगर हम ये फॉर्मूला जो है F2 का, अगर ये हम इससे इक्वेट करते हैं तो इससे हमें F2 कैलकुलेट करना होगा। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं F2 इज इक्वल टू G m1 into m2 divided by r square and equal to m2 a2. So again here m2 cancel, so you will get a2 is equal to m1 divided by r square into g, ठीक है। तो अभी इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है ये दोनों फोर्सेस सेम होंगे बट जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बॉडी में वो डिफरेंट होगा। अभी ये जो एक्सेलरेशन है ये डिपेंड करेगा सामने वाली जो बॉडी है उसके मास के ऊपर। मतलब जैसे अगर ये बॉडी जो बॉडी नंबर 1 है इसका मास अगर ज्यादा है ये बॉडी नंबर 2 से, तो ये बॉडी नंबर 1 की तरफ अट्रैक्ट होगी, ये खींची जाएगी। तो खींचे जाने के वजह से इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मास ज्यादा होता है तो जो नेक्स्ट बॉडी होती है, जो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाली बॉडी होती है, उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है,
ठीक है, तो ये आपको इस तरह से समझना। अभी आपको मैं इसका एग्जांपल अगर दूं तो जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, अर्थ, और यहां से आप कोई एक ऑब्जेक्ट है वो फेंक रहे हो नीचे, ठीक है। तो ये हमेशा नीचे ही क्यों जाता है? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मास है जो अर्थ की मास से कम है। अर्थ का मास जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस ऑब्जेक्ट ऑफ मास। तो इसकी वजह से बॉडी हमेशा, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा, दूसरी बॉडी हमेशा उस बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होती जाएगी। तो इसका मास ज्यादा होने से क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन, ये बॉडी में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होने वाला है वो ज्यादा होगा। और ये जो बॉडी नंबर 2 है या फिर ये जो छोटी बॉडी है वो ये बड़ी बॉडी के ऊपर जिसका मास ज्यादा है वो अट्रैक्ट होगी। इसलिए जब हमेशा हम ऊपर से कुछ अगर फेंकते हैं तो हमेशा वो नीचे जाता है। क्यों? जो बॉडी है, जो अर्थ है, इसका मास ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपको ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये समझना है। तो इसका और एक इसमें आपको मैं बताता हूं, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट में जो डिस्टेंस अगर ये इंक्रीज होते जाएगा, मतलब इफ दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिक्रीजेस। समझ लीजिए, अगर यही मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर ये अर्थ है और हम जब स्पेस में जाते हैं तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होते जाता है। और जैसे जैसे आप पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाओगे, आप स्पेस में जाओगे, तो आपके ऊपर वहां पे कोई भी फोर्स नहीं रहता, जीरो फोर्स होता है। तो इसलिए आप उधर तैरते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है, जब ये दोनों बॉडीज का डिस्टेंस अगर ज्यादा होते जाएगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आपको समझना है। तो चलिए, आज के लेक्चर में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है, आपके लिए अगर फायदेमंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे स्टूडेंट के साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनका जो भी टॉपिक है वो क्लियर हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।